नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन्होंने भी वर्ग 3 के पात्रता परीक्षा को पास कर लिया है, उनके लिए अब वर्ग 3 की चयन परीक्षा भी आ चुकी है, जिसका जो एग्ज़ाम है वह आने वाले 31 अगस्त से शुरू हो जाएगा। तो आप सभी के पास अभी 1 महीने का समय है। आप सभी बढ़िया अपना कागज पेन उठाइए और अपने आप को बढ़िया मन पक्का करके बैठ जाइए और तैयारी पे लग जाइए। 10,000 से अधिक इसमें पोस्ट है, उनमें से एक पोस्ट आपको लेनी है और अपने भविष्य को सुनहरा करना है। और इस सुनहरे सपने में हम आपकी मदद करेंगे। आदिशंकर एकेडमी की पूरी टीम आपकी मदद करेगी और आपके इस सपने को साकार करने में सहायता करेगी। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक MCQ सीरीज, जो कि आपके वर्ग 3 के जो चयन परीक्षा में आने वाले विषय हैं उनका टॉपिक वाइज सीरीज के रूप में हम आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जो कि संभावित परीक्षा प्रश्न भी आप इन्हें कह सकते हैं। और इससे पढ़कर, इससे तैयारी करके आपकी तैयारी को आप आंक भी पाएंगे कि आप कितने गहरे पानी में हैं। और साथ ही साथ हम इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें समझाते भी जाएंगे और बताते भी जाएंगे। जितने भी विकल्प हैं उनके बारे में भी हम आपसे अच्छा डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस सीरीज में पढ़ाऊंगा साइंस, और साइंस की आज की जो क्लास होगी वह होगी कोशिका और ऊतकों पर। तो आप देखेंगे, अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 11 से लेकर यूनिट नंबर 16 तक साइंस दी गई है। और आपके पूरे प्रश्न पत्र में 100 नंबर के प्रश्न पत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आने हैं वह आने हैं साइंस से। 30 नंबर का साइंस आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा आपसे हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की आपसे पूछी जाएगी मैथ्स और सोशल साइंस, और 30 नंबर की आपसे पूछेगा साइंस। तो साइंस का जो पोर्शन है आपके लिए कवर करना जो है वह बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं MCQ सीरीज। और ये MCQ सीरीज जो है आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत मदद करेगी और आपके खुद के आकलन में भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और इस सीरीज में साइंस के पहले टॉपिक कोशिका और ऊतक में देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का DNA उपस्थित होता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन है लवक, सूक्ष्म कणिका, गार्भक जिसे न्यूक्लियस भी बोलते हैं, और चौथा जो ऑप्शन है वह है रिक्तिका, वैक्यूल्स। तो आप देखेंगे कि इसमें जो विकल्प दिए हैं इसमें बताया गया है कि ए विकल्प जो है C और D, और B विकल्प है B और C विकल्प है ABC, और डी विकल्प है A, B और D। तो आप देखेंगे एक एक ऑप्शंस को हम देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है लवक, या जिसे बोलते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड में भी स्वयं का DNA होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि इसमें भी स्वयं का DNA होता है। सूक्ष्म कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्वयं का DNA होता है, और गार्भक या न्यूक्लियस में तो DNA होता ही होता है, क्योंकि DNA अगर उसमें नहीं होगा तो वह अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो ये जो A, B और C तीनों ऑप्शन सही हैं इस प्रश्न के। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, A, B और C। यानी कि लवक में भी DNA पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA पाया जाता है, और न्यूक्लियस में भी DNA पाया जाता है। अब चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। तो लवक क्या होते हैं? तो लवक क्या करते हैं? लवक का कार्य होता है, किसी भी कोशिका में दो कार्य होते हैं लवक के। एक कार्य तो यह होता है कि यह भोज्य पदार्थ को संचित करते हैं, स्टोर करते हैं। याद रखेंगे, ये भोज्य पदार्थ को संचित करते हैं या स्टोर करते हैं। दूसरा कार्य इनका होता है प्रकाश संश्लेषण का। तो ये प्रकाश संश्लेषण का भी काम करते हैं। याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण और भोज्य पदार्थों को संचित करने का काम करते हैं। आगे बात करेंगे तो ये जो लवक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के लवक होते हैं। याद रखेंगे आप, 3 तरह के लवक होते हैं। एक लवक जिन्हें बोलते हैं वर्णी लवक, दूसरे लवक जिन्हें बोलते हैं अवर्णी लवक, और तीसरे लवक जिन्हें बोलते हैं हरित लवक।
हरित लवक बोलते हैं, है ना। वर्णी लवक जिन्हें जिन्हें बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक जिन्हें बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और हरित लवक जिन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये आपको याद रखना है। ये 3 तरह के लवक होते हैं किसी भी कोशिका में, और लवक जो होते हैं केवल और केवल किस पे पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है। वर्णी लवक का काम क्या है, तो वर्णी लवक पौधों के जितने भी रंगीन भाग होते हैं, जैसे पत्तियां, रंगीन पत्तियां और फूलों में भी पाए जाते हैं। फूलों के अलावा फलों की जो त्वचा होती है, रंगीन त्वचा, उसमें भी पाए जाते हैं वर्णी लवक, है ना। अवर्णी लवक जो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये मुख्यतः जड़ों या अप्रकाशीय भागों से मतलब क्या है, ऐसा किसी पौधे का ऐसा भाग जहां पर प्रकाश ना पहुंचता हो, तो जड़ों में पाए जाते हैं, है ना, अवर्णी लवक। और इन्हीं में भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में। और हरित लवक जो होते हैं ये काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण का ये काम करते हैं। पौधे के जितने भी हरे भाग होते हैं वे सारे हरे भाग में कौन पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। और समय पड़ने पर यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, और ये जो ऊर्जा है यह खुद में एटीपी के रूप में संचित रखता है, जो कि यह कोशिकीय श्वसन के दौरान बनाता है। यह आपको याद रखना है। अगर आप बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक जो है किसी कोशिका का, इसे कोशिका का क्या बोलते हैं, कोशिका का ब्रेन बोलते हैं, कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं, किसे, केंद्रक को। यानी कोशिका के अंदर चलने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सब का नियंत्रण किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, केंद्रक के पास होता है। ठीक है। और इसी केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब यह होता है डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, ये सब आनुवांशिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। और इसी केंद्रक में ये उपस्थित होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। आप चाहें तो इन सारी चीजों को अपने कॉपी पर नोट भी करते हुए चल सकते हैं, ताकि समय आने पर इनका आप रिवीजन कर सकें। देखते हैं अगले प्रश्न की बात करते। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। तो पहला जो तथ्य है यह है कि सभी सूक्ष्मदर्शी या सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप अपने नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा, और उसके साथ ही कुछ तंत्रिका कोशिकाएं होती जिन्हें आप नग्न आंखों से देख सकते। तो यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। बात करें बी नंबर की, तो सभी की कोशिका भित्ति होती, बिल्कुल गलत, क्योंकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती। तो यह ऑप्शन भी गलत है। सभी की केंद्रकीय झिल्ली होती है, बिल्कुल गलत, सभी में केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती। जो आप देखेंगे तो कोशिकाएं होती हैं 2 तरह की, और 2 तरह की कोशिकाओं में कोशिका कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की, है ना। एक कोशिका जिन्हें आप कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती जिन्हें आप कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं ना, उनमें विकसित कोशिकांग नहीं पाए जाते, और कोशिकांगों के चारों ओर जो झिल्ली होती है वह झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती। तो इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है कि सभी की केंद्र की झिल्ली होती, नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्र की झिल्ली नहीं होती। ठीक है।
लास्ट ऑप्शन देखते हैं, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है। किसी भी कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है वह कहलाता है कोशिका झिल्ली, और सभी कोशिकाओं में यह बाहरी आवरण होता ही होता है, क्योंकि यही कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इसमें ऑप्शन नंबर लगा सकते हैं ए, केवल डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यह है कि किस प्रक्रिया द्वारा टिड्डी बॉल एक वयस्क में विकसित होता है, एक वयस्क मेंढक में। याद रखेंगे इस प्रश्न में है इसके एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है, और इस टिड्डी बॉल को टेडपोल भी कहते हैं। याद रखेंगे, टेडपोल, टेडपोल भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए निषेचन दिया है, ऑप्शन बी कायांतरण, ऑप्शन सी रोपण, या ऑप्शन डी मुकुलन। तो ये जो टेडपोल है एक विकसित मेंढक या विकसित उभयचर जीव में विकसित होता है, तो ये होता है कायांतरण के द्वारा। इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। याद रखेंगे, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो उभयचर जलीय जीव होते हैं वो जल में एक तरह का यह बाह्य निषेचन है। तो जल में क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे लावा छोड़ देते हैं। ये लावा थोड़े से विकसित होकर कहलाते हैं टिड्डी बॉल या टेडपोल। टेडपोल एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जलीय जीव अपना प्रारंभिक जीवन चरण गुजारता है। ठीक है, और इसी टेडपोल में धीरे धीरे विकास होता रहता है, और ये टेडपोल विकसित होकर एक पूरे वयस्क शरीर में बदल जाता है। ठीक है, तो ये टेडपोल विकसित होकर बदलता है। पहले इस टेडपोल में पैरों का विकास होता है, और पैरों के साथ साथ फिर धीरे धीरे इसका विकास हो जाता है पूरे के पूरे शरीर में। तो एक वयस्क शरीर में बदल जाता है, और ऐसा जो टेडपोल पाया जाता है प्रायः मेंढकों में पाया जाता है, मेंढकों में। और टॉड नाम का एक जीव जलीय उभयचर जीव होता है जिसमें ये जो टिड्डी बॉल होती है ये पाई जाती है। इसमें एक ऐसे आप देखेंगे तो एक ऐसे मछली नुमा संरचना होती है, पीछे पूंछ रहती है, इसमें एक मुंह होता है जिससे ये खाना खाते हैं, और ये पूंछ धीरे धीरे छोटी होती जाती है, और ये एक शरीर एक जो है ये प्रॉपर एक मेंढक का रूप ले लेता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो टिड्डी बॉल एक वयस्क मेंढक में कब किसके द्वारा विकसित होता है, कायांतरण के द्वारा विकसित होता है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, तो बात करते हैं कि ये निषेचन क्या होता है। तो निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा यानी कि फीमेल एवं मेल जो गैमीट्स होते हैं उनका मिलन होता है। ठीक है, जैसे मानवों में शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणु का जब मिलन होगा, है ना, शुक्राणु व अंडाणु का यानी कि मिलन होगा, गैमीट्स का मिलन होगा, तो एक जाइगोट कोशिका बनती है, जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट जो है आगे चलकर भ्रूण में विकसित होता है, और जिससे पूरा का पूरा एक शरीर बनता है। तो निषेचन कैसी प्रक्रिया है, निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो मेल और फीमेल जो गैमीट्स है वो मिलते हैं, और उससे एक नए जाइगोट का जन्म होता है। ये आपको याद रखना है। निषेचन होते हैं दो तरह के, याद रखना है। निषेचन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है जिसे बोलते हैं बाह्य निषेचन, और एक होता है आंतरिक निषेचन। दो तरह के निषेचन होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन, याद रखेंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और बाह्य निषेचन जैसे अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि टिड्डी बॉल जो थी ये एक बाह्य निषेचन का उदाहरण है ना। और आंतरिक निषेचन होता है स्तनियों में यानी मैमल्स में, है ना, जिनमें गर्भाशय की आवश्यकता होती है, जिस निषेचन में, वह कहलाता है आंतरिक निषेचन। कायांतरण अभी मैंने बता चुका है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो जलीय जीव हैं अपना शुरुआती जो जीवन है उसका चरण गुजारते हैं और विकसित एक शरीर के रूप में बदलते हैं, वह कहलाता है कायांतरण। रोपण क्या कहलाता है, रोपण को कहते हैं ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। और ये ग्राफ्टिंग जो होती है यह होती है किसी
पौधे को, किसी एक पौधे को दूसरे पौधों से जोड़कर उसके अंगों को जोड़ दिया जाता है, वह कहलाती ग्राफ्टिंग। और मुकुलन क्या कहलाता है? तो मुकुलन किसी भी कोशिका के ऊपर एक गांठ के रूप में एक कली निकल आती है, उसे कहते हैं मुकुलन। यह आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव के परासरण दाब को नियंत्रित करता है तो उसे खालिस्थान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए समपराशरी, ऑप्शन नंबर बी असमपराशरी, ऑप्शन नंबर सी अति पराशरी, या ऑप्शन नंबर डी आत्मपराशरी। तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसा कोई परासरण नहीं होता। बात करते हैं, तो अगर कोई कोशिका है, कोशिका के बाहर कोई माध्यम है, जलीय माध्यम है, और कोशिका के भीतर भी जलीय माध्यम होता है, तो बाहर का जो जलीय माध्यम उसका परासरण दाब अलग होगा, भीतर के जो जलीय माध्यम उसका परासरण दाब अलग होगा। जब ऐसी स्थिति बने कि कोशिका के बाहर का जो परासरण दाब है और अंदर का जो परासरण दाब है वह समान हो जाए, तो ऐसे विलयन को कहते हैं समपराशरी विलयन या समपराशरी घोल। तो ऐसी अवस्था में कोशिका के अंदर जो जल मौजूद है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी आवागमन, शून्य आवागमन हो जाता है, क्योंकि दोनों का परासरण दाब सामान्य है, ठीक है। इसे कहते हैं समपराशरी विलयन, ठीक है। इसमें कोशिका को, और जो कोशिकाएं जो संरक्षित की जाती हैं ना, तो जिस माध्यम में संरक्षित की जाती हैं वो जो घोल होता है वह समपराशरी ही होता है, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। असमपराशरी को बोल सकते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, और अतिपराशरी को बोल सकते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक जब सॉल्यूशन होता है तो कोशिका का जो जल है, जो बाहरी माध्यम का घोल का जो जलीय घोल है, उसमें कोई आवागमन नहीं होता। असमपराशरी या अल्पपराशरी हाइपोटोनिक जो घोल होगा, उसमें जो बाहर का जल है वह कोशिका के भीतर जाने लगता है परासरण दाब के कारण, जिससे कोशिकाएं फूल जाती हैं, ठीक है। तो कोशिका इसमें क्या हो जाती हैं? फूल जाती हैं इस परासरण में। और हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें कोशिकाएं पिचक जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ कोशिकाएं हैं जो ऐसे जलीय माध्यम में रखेंगे जिनका परासरण दाब जो होता है कोशिका के परासरण दाब से कम होगा, तो कोशिकाएं क्या होंगी? पिचक जाती हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए नंबर, समपराशरी घोल। जब समपराशरी घोल होगा तो वह बाहर का घोल और अंदर का घोल दोनों साम्य अवस्था में रहेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकाओं की आवश्यकता के अनुसार खाद्य के विघटन में कराना सामान्य रूप से खालिस्थान कहलाता है। तो आप याद रखेंगे, खाद्य पदार्थ में हम खाते हैं ग्लूकोज, याद रखेंगे क्या खाते हैं? ग्लूकोज, या कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। तो इस कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलता है हमारा शरीर। कार्बोहाइड्रेट बदलता किसमें? ऊर्जा में। और ये ऊर्जा संचित होती है एटीपी के फॉर्म में। और ये पूरी प्रक्रिया, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा बनने की पूरी प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखेंगे कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा को खुद में संचित करके रहता है। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। याद रखेंगे क्या कहलाती है? श्वसन। तो केवल सांस लेना श्वसन नहीं कहलाता। हम सभी लोग ये सोचते हैं कि सांस लेना श्वसन है। सांस लेना श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। और जबकि कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा में बदलना कहलाता है श्वसन, जिसमें किसकी उपस्थिति रहती है? ऑक्सीजन की, O2 की, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। पाचन, तो हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे अम्ल मिलकर उसे सरल अणु जटिल अणुओं में तोड़ते रहते हैं, उसे कहते हैं पाचन। परिवहन, जितने भी खनिज पदार्थ हैं तो हमारे रक्त के द्वारा हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, उसे कहते हैं परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। ठीक बात है, ये आपको याद रखनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्वसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक गुणसूत्र में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है डीएनए तथा लिपिड, जो कि गलत है। आरएनए तथा एमिनो एसिड, ये भी गलत है।
डीएनए तथा प्रोटीन, ये बिल्कुल सही है। आरएनए तथा शुगर, ये भी गलत है। ठीक है, तो किसी भी गुणसूत्र में दो चीजें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, एक तो है डीएनए और दूसरा है प्रोटीन। डीएनए जो होता है यह नाइट्रोजिनस बेस से बना होता है, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त क्षारों से बना होता है, और प्रोटीन ये दोनों मिलकर ही बनाते हैं गुणसूत्र। तो प्रोटीन और डीएनए जब मिलते हैं तो इनके मिलने से बनता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम, याद रखेंगे। ठीक है, तो डीएनए तो आप जानते ही हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन में एक प्रोटीन बहुत प्रमुख है जिसे आप जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन के नाम से। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के नाम से। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है यही किसी भी कोशिका में डीएनए और प्रोटीन ये दोनों मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के आधार पर हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं, प्रोकैरियोटिक, उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये गुणसूत्र जो होता है ये नहीं पाया जाता। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इस कारण गुणसूत्रों का अभाव होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, तो डीएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो एक गुणसूत्र में उपस्थित क्या होंगे? डीएनए तथा प्रोटीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डीएनए तथा प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ये तो परिभाषा ही लिखी हुई है। एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कार्य उसको करने वाली समान कोशिका के समूह को कहते हैं ऊतक, याद रखेंगे, टिश्यू कहते हैं, है ना। बाकी के ऑप्शन है अंग तंत्र, अंग, कोशिकीय संरचना। तो आप देखिए, कोई एक कोशिका है, वह कोशिका विभाजित होती रहती है और विभाजित होके आगे बढ़कर बना लेती है ऊतक। अपना कोशिकाओं का समूह बनाती है और वो कोशिकाओं का समूह एक विशेष कार्य ही करता है, तो वो कहलाता ऊतक। ऐसे बहुत सारे ऊतक आपस में मिलेंगे और बना लेंगे एक अंग का निर्माण कर लेंगे, जैसे आपका हृदय, जैसे आपके फेफड़े, जैसे आपके किडनी, जैसे आपका ब्रेन, ये सब क्या है? एक तरह के अंग है। ये सब एक ही तरह की कोशिकाओं में या ऊतकों से मिलकर बने होते हैं और एक विशेष कार्य करते हैं, है ना। और यही बहुत सारे अलग अलग अंग मिलकर बना लेते हैं अंग तंत्र बना लेते हैं, जैसे यकृत, अग्नाशय और बाइल डक्ट और हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब क्या है? अंग है। और ये सब मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं। उस अंग तंत्र को हम एक तंत्र कहते हैं, जैसे हम पाचन तंत्र, जैसे उत्सर्जन तंत्र, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, जैसे हमारा तंत्रिका तंत्र, ये सारे तंत्र हैं और ये सब इन्हीं अंगों के मिलने से बने हैं। और ये अंग तंत्र, बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर 2-3 प्रश्न बन जाएंगे कि किसी भी शरीर का, किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कोशिका होगी। सबसे छोटी इकाई होगी कोशिका। और एक ही प्रकार की कोशिका जो समान कार्य करते हैं, समान कोशिकाएं, उन्हें कहते हैं ऊतक। और इन्हीं ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं? अंग। और अंगों के समूह को कहते हैं अंग तंत्र। और पूरे अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊतक, क्योंकि ये ऊतक ही होते हैं जो कोशिकाओं के समूह होते हैं और विशेष कार्य को करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को उनके खाली स्थान की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन संश्लेषण नहीं, एंजाइम गति कुछ हद तक है, लेकिन ये भी सही ऑप्शन नहीं है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी नहीं है। ये जो ऊर्जा उत्पादन है, इसके जगह पर एक ऑप्शन होना चाहिए था, फैगोसाइटिक गतिविधि। फैगोसाइटिक गतिविधि, ये ऑप्शन होना चाहिए था, गतिविधि। तो लाइसोसोम को फैगोसाइटिक गतिविधि के लिए जाना जाता है ना। फैगोसाइटिक गतिविधि को आप फैगोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, फैगोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, है ना। तो फैगोसाइटोसिस नाम की ये जो प्रक्रिया होती है, ये
किससे के द्वारा संपन्न होती है? यह संपन्न होती है लाइसोसोम के द्वारा। ये फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया है क्या? तो जब हमारी किसी कोशिका के भीतर कोई अवांछनीय पदार्थ आ जाएगा, कोई ऐसा हानिकारक तत्व आ जाएगा जो कि कोशिका के लिए आवश्यक नहीं है, तो कोशिका क्या करती है? कोशिका एक मैक्रोफेज नाम की कोशिका में बदल जाती है और ये बड़ी कोशिका, आकार इसका बढ़ जाता है मैक्रोफेज कोशिका के में, और ये कोशिका क्या करती? ऐसे हानिकारक तत्वों को निगलना चालू करती है, अपने भीतर समाना चालू करती है और अपने भीतर समा कर ये एक थैली बना लेती है और उस थैली को कहते हैं फैगोसोम। उस थैली को क्या कहते हैं? फैगोसोम। और इस फैगोसोम नाम की थैली में जितने भी अवांछनीय पदार्थ होंगे, जो हानिकारक तत्व होंगे, उन सभी को इसी थैली में मैक्रोफेज के द्वारा पैक कर दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये पैक हो जाता है तो इसमें फिर इसके साथ फैगोसोम के साथ मिलता है लाइसोसोम। अब इसका लाइसोसोम के साथ विलय हो जाता है, यानी कि लाइसोसोम इस पूरे को अपने में मिला लेता है और इसे कहते हैं फैगोसोसोम कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं फैगोसोम कहते हैं। ठीक, फैगोसोम कहते हैं। और जैसे ही इस फैगोसोम वाली स्थिति में कोशिका आती है तो लाइसोसोम में होते हैं 24 प्रकार के एंजाइम। कितने एंजाइम होते हैं? 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं। यही 24 प्रकार के एंजाइम इसी फैगोसोम अवस्था में क्या करते हैं? जो ऐसे जितने भी अवांछनीय तत्व होंगे, पदार्थ होंगे या कण होंगे, उनको सरल अणुओं में तोड़ देते, छोटे छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, है ना, हाइड्रोलिटिक। और उनमें से जो कुछ पानी होगा या ऊर्जा होगी, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं 24 प्रकार के। तो ये क्या करते हैं? उनमें से जो ऊर्जा निकलती है, इस पूरे का पाचन करके ऊर्जा जो निकलती है, उस ऊर्जा को देते हैं कोशिका को, और कोशिका जो क्या करती है? उसी ऊर्जा का उपयोग करती है। तो लाइसोसोम क्या करता है कि यही जो अवांछनीय तत्व होते हैं, इनके ऊपर वर्षा कर देता है। किसकी? इन्हीं हाइड्रोलिटिक एंजाइम की, 24 प्रकार के एंजाइम की, और इन्हें पचा देता है, इन्हें खाकर पचा देता है। और पचाने के बाद जो ऊर्जा बचती है, जो भी उपयोगी पदार्थ बचते हैं जो कोशिका के लिए आवश्यक हैं, उनको कोशिका को पुनः देती है। तो एक तरह से ये रिसाइकल का काम करता है लाइसोसोम। जो जितने भी अवांछनीय तत्व हैं या अवांछनीय कण हैं या कोई भी ऐसा पदार्थ है, उसको ये रिसाइकल करता है और उससे जो उपयोगी चीज है वह कोशिका को पुनः प्रदान करता है। तो एक तरह से कोशिका की क्लीनिंग करता है, सफाई करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए था फैगोसाइटिक गतिविधि, है ना। याद रखेंगे फैगोसाइटिक गतिविधि, जिसे फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? तो आप सभी को मैं बताता चलूं कि ये जो रॉबर्ट हुक थे, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने की थी मृत कोशिका की खोज, डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। और ये जो खोज थी ये की गई थी 1665 में। याद रखेंगे 1665 में मृत कोशिका की खोज। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन्होंने की थी जीवित कोशिका की खोज, है ना, जीवित कोशिका की खोज की थी। और बहुत सारे सैंपल इन्होंने लिए थे, तालाब का पानी वगैरह, बहुत सारे ऐसे। तो वायरस के बहुत उसमें वायरस थे और वायरस की संरचनाओं को इन्होंने देखा था और उसी वायरस को इन्होंने कह दिया था कि ये जो है पहली जीवित कोशिका है। तो वायरस की खोज इन्होंने ही की थी, है ना, और वो जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज की गई थी 1674 में। और किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। पुरकिंजे, ये पुरकिंजे है, तो पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम का शब्द दिया था, प्रोटोप्लाज्म नाम का शब्द दिया था, जो कि उपयोग होता था किसके लिए? जीव द्रव्य के लिए, है ना। प्रोटोप्लाज्म नाम का शब्द दिया था पुरकिंजे ने। और रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी केंद्रक की। कोशिका के भीतर जो केंद्रक पाया जाता है, उस केंद्रक की खोज की किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। याद रखेंगे आप ये, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी।
पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? तो अभी पिछले प्रश्न में बताया, इस प्रश्न का सही उत्तर है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। लेकिन प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य जो है उसे खोजा कितने था? तो जीव द्रव्य को सर्वप्रथम अगर खोजने की बात करेंगे तो डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक थे। डुजार्डिन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था और नाम दिया था सारकोड। सारकोड नाम दिया था। इसी सारकोड नाम को बदलकर पुरकिंजे ने क्या कर दिया था? प्रोटोप्लाज्म कर दिया था। प्रोटोप्लाज्म कर दिया था किसने? पुरकिंजे ने, है ना। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बता चुका हूं कि रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी इसकी केंद्रक की। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की और ल्यूवेन हॉक ने की थी जीवित कोशिका की। ये आपको याद रखना है। तो पुरकिंजे ने क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। किसको नाम दिया? सारकोड को, जिसकी खोज किसने की? डुजार्डिन ने, जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका, ये गलत प्रश्न है, इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति से कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण, और अगर प्रोटीन के किसी भी कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति होगी तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं पाए कहाँ जाते हैं? तो ऐसे कोशिका के अंदर ऐसे बहुत ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। इसे क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। और एक और संरचना पाई जाती है ऐसी ही जिसे हम कहते हैं ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इन्हीं की सतह पर ऐसे दाने दाने के रूप में पाए जाते हैं कौन? राइबोसोम, और ये करते हैं प्रोटीन निर्माण का कार्य। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये किसी भी कोशिका में ऐसा जो केंद्रक का भाग जो होता है उसी केंद्रक से ऐसे लगे हुए होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये जो ER होते हैं इनकी सतह पर ऐसे दाने के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब ये ER जो है ना, इन्हीं राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रफ ER और एक दूसरे होते हैं स्मूथ ER। रफ ER वे ER होते हैं जिनमें कि राइबोसोम होते हैं, और स्मूथ ER वे ER होते हैं जिनमें राइबोसोम नहीं होते। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज की क्लास में आप सब के लिए इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये बहुत ही ऐसे प्रश्न थे जो कि सीधे सीधे आपको पेपर में पूछे जाते हैं और आपका 1 नंबर पक्का करके जा सकते हैं। तो साइंस की ऐसी सीरीज जो है जो हमारे साथ चलेगी लगातार 1 महीने तक, और इस 1 महीने में साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जिसमें आपकी तैयारी बेहतर कराई जा सकती है, वे सारे के सारे टॉपिक हम ऐसे ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एक एक जो भी ऑप्शंस होते हैं या जो भी विकल्प होते हैं उन सभी विकल्पों के बारे में बताते चलेंगे ताकि आपकी एक समग्र तैयारी होती चले। तो आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से और अधिक कोई सुझाव आप चाहते हैं तो वह हमें भेजें, और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि वर्ग 3 के जितने भी पात्र अभ्यर्थी हैं जो कि चयन परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।